हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि पता है कि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है जी। तो एक और बात है जो आपसे कहनी है कि जो पहले जो वीडियो अपलोड होती थी आपकी, वो होती थी सुबह। ठीक है। लेकिन अब से इसका जो टाइम टेबल जो है वो चेंज हो गया। अब जो आपकी वीडियो अपलोड होया करेगी वो होती है शाम को, कब? 5 बजे। ठीक है। शाम को 5:45 पे अब आपकी वीडियो अपलोड रहती है। ठीक है। तो ये टाइमिंग थोड़ी चेंज हुई है। और बाकी आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग जो आपके सेशन है यहाँ पे आते रहेंगे यूट्यूब पे। और आप अपनी तैयारी रखिए कंटिन्यू, भर्तियाँ जब आएगी तब आनी है, उसकी टेंशन आपने लेनी नहीं। आप अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि कोई आपको पछाड़ ना सके। ठीक है। और एक बात और, आना एग्ज़ाम में मेरिट लेनी तो हाई लेनी है, मतलब ऐसा कोई गुंजाइश ना रहे कि मतलब आपका जो मतलब नंबर पढ़ने में डाउट वाला सिस्टम रहे। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज आपका कि वर्तमान वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। वो आपका अवधि है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो है आपका क्या? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो वर्तमान हिंदी का जो है प्रचलित रूप है। तो इसका आंसर सी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रबंधों का जो उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, और 334 से 153 तक। तो ये भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो किया गया है वो किया गया है 343 से लेकर 351 तक। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा, आपने ये बताना है। पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी है, या प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी या पाली है, या अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी है, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृति है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या आएगा ट्रिक याद रखने की, पाली, पी से पाली, फिर आएगा आपकी प्राकृत, पी से प्राकृतिक, प से पाली, और फिर आएगी आपकी अपभ्रंश, और लास्ट में आएगी आपकी क्या? हिंदी। आपने पहले याद रखना पाली प्राकृतिक, पाली प्राकृत, और अपभ्रंश बीच में, और लास्ट में हिंदी याद रखना है आपने। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ट वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग में नहीं आता है कौन सा? तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, और अण आता है। और ध्वनियाँ कौन सी है? ये आपकी मूर्धन्य, कौन सी? मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है। मूर्धन्य ध्वनियाँ आपकी ये, और आते हैं ट वर्ग में। ठीक है। तो ये घ जो है इसमें, ये ट वर्ग में नहीं आता। ये किस में आता है? ये आता है क, ख, ग, घ, और अंग। ये आता है आपका किस में? क वर्ग में। क वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ्य ध्वनियाँ। कौन सी? कंठ्य ध्वनियाँ। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। आपने बताना है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमा अक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं, वर्ग के चतुर्था अक्षर, या वर्ग के पंचम अक्षर। तो जो अनुनासिक होता है वो आपका, जैसे आपको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। आगे च, छ, ज, ज, और अण्य। ठीक है। तो जो भी आपके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और जो भी आपके ना, इनमें से जो इनका पांचवा अक्षर होगा वो क्या होता है? आपका अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक। और अनुनासिक किसको बोलते हैं? चंद्रबिंदी। जो चंद्रबिंदी होती है इसको हम बोलते हैं क्या? अनुनासिक। ठीक है। और ये बिंदु जो है ये आपका होगा अनुस्वार। ये बिंदु जो है सिर्फ ये आपका अनुस्वार। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर जो आपका अनुनासिक व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपने बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 14 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो आपके स्वरों की संख्या होती है वो होती है कितनी? 11 होती है। कितनी होती है? 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना, अपना बताना है कि इनमें शुद्ध कौन सा है। सृष्टि जो है, सृष्टि शब्द शुद्ध कौन सा है? सृष्टि है, सृष्टि है तो सारी सृष्टि पर ए बी सी डी में अपना बताना है। तो जो शुद्ध शब्द है आपका, सृष्टि कैसे लिखी जाती है? सृष्टि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो शुद्ध कौन सा इसमें राइट कौन सा? C1 इसका राइट आंसर। ठीक है। ओके, गेट इट माई पॉइंट।
नेक्स्ट वन इज शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें भी जैसे पीछे करा था आपने। तो कृपा बताया इसमें कि कृपा कैसे लिखा जाता है। तो कृपा कैसे लिखता है, कृप कृपा या फिर कृपा कृपा, आपने बताना है कृपा कैसे लिखा जाता है। तो कृपा कृपा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट वन होगा डी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन्थ, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रत्यय कहाँ लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं कहाँ, शब्द के अंत में जो आपके प्रत्यय लगते हैं। और उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगते हैं आपके, उपसर्ग लगते हैं आपके शब्द के आरंभ में, जो आपके क्या लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं। तो आपने बताना कि लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा, क, इक, आक या अक। तो लेखक, तो जैसे लेखक है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक शब्द बना लेना, ठीक है। क्या शब्द बन रहा है इसमें, लेख, ठीक है। लेख बन गया, तो इसमें आगे क्या लगाएंगे हम, अक लगाएंगे, अक प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका लेखक। तो अक प्रत्यय लगा हुआ किसमें, लेखक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द आपके पास है, इसको आपने स्त्रीवाचक बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, एक लगेंगे, ई लगेगा, आ लगेगा, ई लगेगा। अनुज, अनुज, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, अनुज। इसका आपने स्त्रीवाचक बनाना है, तो क्या बनाना है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो इसका जब स्त्रीवाचक बनाना है तो अनुज जमा आ लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपका अनुजा। ये इसका क्या हो गया, स्त्रीवाचक हो गया। क्या हो गया इसका, ये स्त्रीवाचक। तो इसका राइट आंसर C1, ठीक है। जब आ प्रत्यय लगा तो इसका क्या बन गया, अनुजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा, नर आपने इसमें कर्मधारय समास बताना, ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन होता है, चक्र को धारण करने वाला कौन, श्री कृष्ण। ये कौन सा समास है आपका, ये है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास। चतुर्युगम, ये है आपका कौन सा समास, द्विगु समास। नेक्स्ट है नीलोत्पन्न, माता पिता, ये है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और नीलोत्पन्न, नीलोत्पन्न कर्मधारय समास। कर्मधारय कैसे हुआ, नीलोत्पन्न, नीला है कमल, नीला है कमल, इसका मतलब होता है नीला है कमल। तो इसमें बताया गया कि जो जिसका प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, विशेषण हो। जैसे नीलोत्पन्न, इसका प्रथम पद क्या है, नीला, क्या है इसकी विशेषता है ना, नीला क्या है इसकी विशेषता है। जिसका प्रथम पद जो विशेषण हो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। आपने ये देखना, जिसका प्रथम पद जो विशेषता दर्शा रहा हो तो वो जो आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है। तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वह कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि होगा। तो जिस समास में दोनों पद जो है क्या प्रधान ना हो, ठीक है, तो वो होता है आपका कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे नील कमल, नील सॉरी नील कमल नहीं, नीलकंठ, ठीक है। यहाँ आएगा आपका नीलकंठ, नीलकंठ। नीलकंठ किसको बुलाता है, शिव जी को, शिव जी को नीलकंठ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि ये पूरा अक्षर जो है वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं, हम शिव जी को बोलते हैं। जहाँ पर जिस शब्द का जो अर्थ, जैसे नीलकंठ है, अगर इसका नीलकंठ इसका अपना ही अर्थ होता है, जैसे शिव जी को नहीं बोलते नीलकंठ, तो हम इसको कर्मधारय समास में लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीलकंठ हम बोलते हैं शिव जी को है, तो शिव जी को एक थर्ड पर्सन है, मतलब थर्ड पर्सन क्या तीसरा आदमी है, को किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। ये नीलकंठ शब्द, तीसरा आदमी कौन, तीसरा मतलब कौन, भगवान शिव जी। तो जब तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो भगवान शिव जी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इस शब्द का अर्थ ही चेंज होता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो नीलकंठ बोलते हैं हम शिव जी को, और शिव जी का आपका बहुब्रीहि समास में आता है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा, आपने बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा। रूढ़ शब्द आपका वाचनालय है, समतल है, विद्यालय है, पशु है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द होते क्या है। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसका कोई भी भाग या खंड जो है सार्थक ना हो। क्या ना हो, सार्थक ना हो, मतलब जिसका कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पशु लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो प जमा शु, इसका कोई अर्थ बना नहीं बना,
तो इसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, इसका खंड हो ही नहीं सकते हैं। तो जिसका कोई भी खंड या विभाजित ना किए जा सके जिसको, तो उसको हम बोलेंगे रूढ़ शब्द बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका समतल है, सम अलग सा इसको काटेंगे तो सम जमा तल, दो शब्द बन गए ना। विद्यालय, विद्या एक जमा आलय, दो शब्द बन गए। ठीक है, इनको काट के दो शब्द बन गए। लेकिन पशु को काट दिए तो कुछ नहीं बन रहा है, प जमा शु, क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तो रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक नहीं होता, उसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रचना, शब्द की रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अच्छा, जैसे विद्यालय, तो आपको पता होना चाहिए शब्द तीन टाइप के होते हैं रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द, एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या यौगिक शब्द को। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जैसे दो शब्दों के मेल से बने विद्यालय, ये क्या आपका यौगिक शब्द। ठीक है, अब आती है बात ही योग रूढ़। योग रूढ़ कौन से आपके, तो योग रूढ़ कौन से शब्द आपके, जैसे मैंने आपको पीछे बताया आपको क्या, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ जो बंदा मतलब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ को बता रहा हो, वो जो होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपका योग रूढ़ शब्द। विद्यालय, जैसे विद्यालय यौगिक शब्द है, ये अपने अर्थ को बता रहा है। जैसे बहुब्रीहि समास है, उसी तरह से होता है योग रूढ़। ठीक है, ये अपने अर्थ को नहीं बताता, किसी और को बताता है। तो जैसे जलज, यहाँ पे जलज, जलज क्या होता है, जलज आपका कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का, तो जलज किसके लिए बोला गया, कमल के लिए बोला गया। अब जलज का अपना कोई अर्थ है नहीं। ठीक है, ये हम जलज को कमल को बोलते हैं जलज, तो ये क्या हो गया योग रूढ़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्त्रीत्व संज्ञा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, आपने बताना है कि स्त्रीत्व जो शब्द है उसमें संज्ञा कौन सी है। तो स्त्रीत्व शब्द में आपकी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व, स्त्रीत्व क्या हो रहा है आपको, मतलब आ रही है कुछ फील, स्त्रीत्व हो रहा है कुछ, मतलब भाव आ रहा है किसी चीज़ का। तो स्त्रीत्व क्या होता है, भाव होता है ना, स्त्री होता है, स्त्री आ गई आपकी, स्त्री सब के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया आपकी जातिवाचक, नाम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, तो समझ गया ना। स्त्री जो है, स्त्री जो है वो आपकी जातिवाचक है, सब स्त्रियों के लिए यूज करेंगे हम। ये जातिवाचक आ गया और स्त्रीत्व आ गया तो भाववाचक आ गया। ठीक है, तो स्त्रीत्व जो आपकी भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है अपना, कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों होगा, भारतीय होगा, भारतीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय है उसको हम कैसे लिखते हैं, इसका बहुवचन बनाने के लिए भारतीयों। ठीक है, भारतीयों होगा, तो इसका राइट वन ए आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खर का पर्यायवाची शब्द बताना है अपने, खर का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। खर का पर्यायवाची तो रावण होगा, कुंठित होगा, गधा होगा या मूर्ख होगा। तो खर हम किसको बोलते हैं, गधे को। तो गधे का पर्यायवाची शब्द ही खर होता है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आ गया आपके फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए, जगबा पाए बोराए। तो बस्तुति पंक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर शब्द की, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका, अनुप्रास अलंकार होता है। समझ गए, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन जहाँ पर शब्द की आवृत्ति, किसकी, एक शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराया, एक शब्द जो वो बार बार दोहराया जाए, शब्द बार बार दोहराया जाए, वो होता है आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। जहाँ पर शब्द दोहराया जाए वह होता है यमक अलंकार, और जहाँ पर वर्ण दोहराया जाए वह होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ क्या दोहराया गया, कनक कनक कनक, बोराए बोराए, शब्द दोहराया गया ना, सीधी बात है, शब्द दोहराया गया तो क्या होगा आपका यमक अलंकार होगा। और अगर वर्ण दोहराया जाता तो आपका अनुप्रास होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना अपना। श्रृंगार, श्रृंगार 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 रस का स्थायी भाव बताओ। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका क्या, रति। क्या, रति। रस आपको पढ़ाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसका होता है रति। ठीक है, और इसका ये तो हो गया आपका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करुणा, करुणा का स्थायी भाव, शौक का स्थायी भाव करुणा, उत्साह, हास, हास्य, आगे आपके रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर आगे, चलो तो फिर इसका तो आंसर बता दिया आपको, क्या पीछे क्या था, यही था ना, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, सॉरी। और नेक्स्ट आपका कि शांत रस का स्थायी भाव बताइए दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत क्या होता है, शांत, बिल्कुल एकांत। वैराग्य धारण कर लेने पर, वैराग्य
मतलब सन्यासी बन जाने पर, सन्यासी जाने में घर बार छोड़ कर जंगलों में जाने पर जो सीधी सी भाषा में जो मतलब रस की अनुभूति होती है उसको कहते हैं हमें शांत रस। और इसका जो मतलब स्थायी भाव है वो है निर्वेद। वैराग्य धारण करने पर, ठीक है, वैराग्य होता है सन्यासी बन जाने पर जो रस की अनुभूति होती है हम उसे कहते हैं शांत रस। क्रोध, क्रोध आपका रौद्र, रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या? क्रोध। रुद्र का स्थायी भाव होगा क्रोध। और करुणा का स्थायी भाव क्या होगा? करुणा का स्थायी भाव होगा आपका शौक। तो ये शौक आया, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।